अक्टूबर 1984 की रात थी। उस रात श्रीमती गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को राष्ट्र के नाम अपना पहला संदेश देना था। राजीव गांधी को अपने संदेश में क्या बोलना था, उस वक्त राजीव गांधी के दोस्त और फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के भाषण को हिंदी में तैयार करने में मदद कर रहे थे। तब शायद कोई नहीं जानता था कि राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे इस व्यक्ति का अंत भी कुछ ऐसा ही लिखा है। ये कहानी है देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की। आज ही के दिन उनकी हत्या हुई थी। ये हत्या क्यों हुई थी, इसके साथ श्रीलंका का कनेक्शन क्या था, या फिर किसने और कहां बैठकर राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची थी, इन तमाम सवालों के बीच रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। राजीव की हत्या से पहले 2 मिनट श्रीलंका को भी समझना जरूरी है। दरअसल श्रीलंका में सिंहला समुदाय के लोगों की आबादी सबसे अधिक है और ये लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान बौद्ध धर्म के लोगों में यह असंतोष घर करने लगा था कि ब्रिटिश शासक देश में तमिलों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो मुख्य रूप से हिंदू है। बात बढ़ने लगी और 1948 में श्रीलंका की आज़ादी के बाद सिंहला राष्ट्रवाद ने जोर पकड़ना शुरू किया। ये कामयाब भी रहे। स्वतंत्रता के बाद सत्ता सिंहला बौद्ध समुदाय के हाथ में आ गई और उसने सिंहला हितों को बढ़ावा देना शुरू किया। सिंहला भाषा को देश की राष्ट्रीय भाषा बनाया। नौकरियों में सबसे अच्छे पद सिंहला आबादी के लिए आरक्षित कर दिए गए। 1972 में श्रीलंका में बौद्ध धर्म को भी देश का प्राथमिक धर्म मान लिया गया। साथ ही विश्वविद्यालयों में तमिल हिंदुओं के लिए सीटों की संख्या भी घटा दी गई। सिंहला शासकों की नीति के कारण तमिलों में नाराजगी बढ़ने लगी और उन्होंने देश के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में स्वायत्तता की मांग करनी शुरू कर दी। वे अपने अलग और स्वतंत्र देश की मांग करने लगे। आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया और तमिल क्षेत्रों में सिंहला सुरक्षा बलों और तमिलों के बीच झड़पें होने लगी। इसी बीच साल 1976 में तमिलों के हक की मांग करने वाला लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE अस्तित्व में आ गया। अब साल था 1983। इस साल LTT के लोगों ने लंका सेना के एक गश्ती दल पर हमला करके 13 सैनिकों को मार डाला। इसके बाद सिंहला लोग उग्र हो उठे और उन्होंने 2 दिनों तक जमकर हमले किए। हजारों तमिल मारे गए, संपत्ति की बड़े पैमाने पर लूट हुई। यहाँ से बात बिगड़ गई। तमिल उत्तर की ओर तमिल प्रभाव वाले इलाकों में जाने लगे और सिंहला लोग जाफना के तमिल क्षेत्रों से बाहर निकलने लगे। श्रीलंका भयंकर तरीके से जल रहा था। इस दौरान वहां से लगभग 1 लाख तमिल शरणार्थी भारत भी आ चुके थे। बढ़ते शरणार्थी भारत के लिए बोझ बन रहे थे और साथ ही भारत की मजबूरी भी। हालांकि 1987 में दोनों देशों में समझौता हुआ कि श्रीलंका सरकार पीछे हटेगी और देश के उत्तरी इलाकों में भारतीय शांति सेना कानून और व्यवस्था पर नजर रखेगी, यानी हिंदू इलाकों पर भारतीय सेना का प्रभाव रहेगा। लेकिन इस समझौते का श्रीलंका के बौद्ध और मुस्लिम आबादी ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद वहां दंगे भी हुए। इसके 2 साल बाद 1989 में श्रीलंका के दक्षिणी हिस्से में सिंहला आबादी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। श्रीलंका सरकार की मांग पर भारतीय सैनिकों को शांति सेना के रूप में श्रीलंका तो भेजा गया, लेकिन वहां विद्रोह लगातार चलता रहा। सरकार के इस कदम से लिट्ठे और भारत में बैठे उनके सहयोगी नाराज हो गए। अंत में भारतीय शांति सेना 1990 में वापस आ गई। बताया जाता है 1987 से 1990 के दौरान श्रीलंका में तैनात भारतीय सैनिकों द्वारा कुछ तमिलों की हत्या का प्रभाकरण बदला लेना चाहता था। सेना वापस आ चुकी थी, तो अब बात भारत की। यहां 10वीं लोकसभा के चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी थी। राजीव गांधी कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी एक गलती की वजह से इस चुनाव में उनकी मौत की पटकथा लिखी जा चुकी है। इस चुनाव से कोई 6 महीने पहले घने जंगलों के बीच एक आतंकी ठिकाने में प्रभाकरण बैठा था। उसके साथ बैठे थे उसके 4 साथी, बीवी सुब्रमण्यम, मुथु राजा मुरुगन और शिवरासन। एक बड़ी साजिश बन रही थी। हर आदमी अपना अपना पक्ष रख रहा था। उमस और गर्मी के बीच प्रभाकरण बहुत तेजी से सुन और बुन रहा था। आखिर साजिश पूरी हो गई। प्रभाकरण ने राजीव गांधी की मौत के प्लान पर मोहर लगा दी।
प्लान को पूरा करने की जिम्मेदारी 4 लोगों को सौंपी गई। बेबी सुब्रमण्यम हमलावरों के लिए ठिकाने का जुगाड़ करेगा। मथुराजा हमलावरों के लिए संचार और पैसे की जिम्मेदारी लेगा। मुरुगन हमले के लिए जरूरी चीजों का ध्यान रखेगा। और शिवरासन जो लिट्ठे का जासूस और विस्फोटक विशेषज्ञ भी था, उसे राजीव गांधी की हत्या की जासूसी की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी प्रभाकरण से राजीव की हत्या का फरमान लेने के बाद बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा 1991 की शुरुआत में चेन्नई पहुंच गए। इनके जिम्मे था बेहद अहम और शुरुआती काम। बेबी और मुथुराज को चेन्नई में ऐसे लोग तैयार करने थे जो मकसद से अनजान होते हुए भी डेथ स्क्वाड की मदद करें। खास तौर पर राजीव गांधी के हत्यारों के लिए हत्या से पहले रुकने का घर दे और हत्या के बाद छिपने का ठिकाना। एक तरफ बेबी सुब्रमण्यम चेन्नई में रहने के लिए सुरक्षित ठिकाने बना रहा था, तो मुथुराजा बेहद सादिर तरीके से लोगों को अपनी क्रूर साजिश के लिए चुन रहा था। चेन्नई की सुबह न्यूज फोटो एजेंसी में काम करने वाले इन शैतानों के लिए वरदान बन गए थे। यहीं से मुथुराजा ने 2 फोटोग्राफर रविशंकरन और हरि बाबू चुने, इन्हें पैसे दिए और अपने आसान तले दबा लिया। अब राजीव की हत्या के लिए साजिश की एक एक ईंट जोड़ी जाने लगी। श्रीलंका में बैठे मुरुगन ने इस बीच जय कुमारन और रॉबर्ट पायस को चेन्नई भेजा। ये दोनों पुरूर के सावरी नगर एक्सटेंशन में रुके। यहाँ जय कुमारन का जीजा लिट्ठे का जो बम एक्सपर्ट भी था, एरीवेयू पेरुलिबालन 1990 से छिपकर काम कर रहा था। इन दोनों को श्रीलंका से चेन्नई भेजने का मकसद था इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट एरीवेयू पेरीबालन को साजिश में शामिल करना, ताकि वो हत्या का औजार बम बना सके। आगे चलकर पेरूर का यही घर राजीव गांधी हत्याकांड के प्लान का हेडक्वार्टर बन गया। यहीं से चलकर पूरी साजिश पेरम्बदूर तक पहुंची थी। सातिर सूत्रधार जुड़ने वाले हर एक शख्स के दिमाग में राजीव गांधी के खिलाफ भीषण नफरत भी पैदा कर रहा था कि अगर राजीव दोबारा प्रधानमंत्री बना तो तमिलों के लिए अच्छा नहीं होगा, वो सब मारे जाएंगे आदि आदि। उन्हें पता था कि भयंकर नफरत के बिना भीषण घिनौनी साजिश अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। जब बेबी और मथुराजा ने अपने साथ 4 लोग और जोड़ लिए तो साजिश में मुरुगन की एंट्री हुई। मुरुगन ने चेन्नई पहुंचकर बहुत रफ्तार में साजिश को अंजाम की ओर लाने की कोशिश तेज की। मुरुगन के इशारे पर जय कुमारन ने पायस, नालिनी, भाग्यनाथन, बेबी मथुराजा के ठिकाने पर पहुंचकर राजीव गांधी के विरोधी भावनाएं लोगों के दिमाग में भरी। नलिनी राजीव गांधी के खिलाफ पूरी तरह तैयार हो गई। शिवरासन के कहने पर आरयू ने एक ऐसी बेल्ट डिजाइन की जिसमें 6 आरडीएक्स भरे ग्रेनेड जमाए जा सके। हर ग्रेनेड में 80 ग्राम C4 आरडीएक्स भरा गया। सारे ग्रेनेड को सिल्वर तार की मदद से पैरेलल जोड़ा गया। सर्किट को पूरा करने के लिए 2 स्विच लगाए गए। इनमें से एक स्विच बम को तैयार करने के लिए और दूसरा उसमें धमाका करने के लिए था। और पूरे बम को चार्ज देने के लिए 9mm की बैटरी लगाई गई। अभी आपने 3 दिन पहले की खबर भी सुनी होगी कि बाजार से 9mm की बैटरी खरीदने वाला एजी पेराविलन रिहा हो गया। खैर, 2800 स्प्लिंटर लगा बम पूरी तरह तैयार हो गया था, जो 5000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर निकलते, यानी हर स्प्लिंटर एक गोली बन गया था। बम को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि आरडीएक्स चाहे जितना कम हो, अगर धमाका हो तो टारगेट बच ना सके, और वही हुआ भी। अब शिवरासन के हाथ में बम भी था और बम को अंजाम तक पहुंचाने वाली मानव बम बनने वाली धनु भी। हत्या को अंजाम देने के लिए लिट्ठे का एक मजबूत तंत्र लगा हुआ था। राजीव की हत्या से 9 दिन पहले यानी 12 मई 1991 को शिवरासन और धनु ने पूर्व पीएम वीपी सिंह और डीएम के सुप्रीमो करुणानिधि की रैली में फाइनल रेकी की। तिरुवल्लुर के अरकोनम में हुई इस रैली में धनु वीपी सिंह के बेहद पास तक पहुंची। उसने उनके पैर भी छुए, बस बम का बटन नहीं दबाया, क्योंकि वो सिर्फ देखना चाहते थे कि बटन अब 21 मई को दबा जाना था। खबर सबको लग चुकी थी कि 21 मई को राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर में रैली करने वाले हैं। नलिनी के घर से 20 मई की रात धनु ने पहली बार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए चश्मा पहना। सुबह ने धनु को बेल्ट पहनाकर प्रैक्टिस कराई और श्री पेरम्बदूर में किस तरह साजिश को अंजाम तक पहुंचाना है, इसकी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई। सभी पूरी तरह शांत और मकसद के लिए तैयार थे। 20 मई की रात को सभी ने साथ मिलकर फिल्म देखी और फिर खाना खाकर सो गए।
सुबह हुई तो 5 लोग शिवरासन, धनु, सुभा, नलिनी और हरि बाबू साजिश को पूरा करने के लिए तैयार थे। श्री पेरम्बदूर में रैली की गहमा गहमी थी। राजीव गांधी के आने में देरी हो रही थी। बार बार ऐलान हो रहा था कि राजीव गांधी किसी भी वक्त रैली के लिए पहुंच सकते हैं। मंच पर राजीव के सम्मान में गीत गाया जा रहा था, राजीव का जीवन हमारा जीवन, अगर वो जीवन इंदिरा गांधी के बेटे को समर्पित नहीं तो वो जीवन कहाँ का। खैर, राजीव गांधी सभा स्थल पहुंचे। पिछले 6 महीने से पक रही साजिश अब अपने अंजाम के बेहद करीब थी। एक महिला सब इंस्पेक्टर ने इन्हें दूर रहने को कहा, पर राजीव गांधी ने उसे रोकते हुए कहा कि सबको पास आने का मौका मिलना चाहिए। राजीव को नहीं पता था कि वो जनता को नहीं, अपनी मौत को अपने पास बुला रहे हैं। नलिनी ने माला पहनाई, पैर छूने के लिए झुकी और बस साजिश पूरी हो गई। एक पल में रैली का शोर सन्नाटे में और चंद सेकंडों के बाद चीखों का हाहाकार मच गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी चपेट में आने वाले ज्यादातर लोगों के मौके पर ही परखच्चे उड़ गए। धमाके से मची अफरा तफरी के बीच राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। तब देखा गया कि राजीव गांधी का शरीर पीठ के बल जमीन पर पड़ा था। केवल शरीर जमीन पर पड़ा था। राजीव गांधी का सिर धमाके में फट चुका था। उसमें से उनका मगज निकलकर उनके सुरक्षा अधिकारी पीके गुप्ता के पैरों पर गिरा हुआ था, जो स्वयं अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। वहां पत्रकारों के अनुसार राजीव गांधी के शरीर की पहचान उनके हाथ में पहनी हुई घड़ी से की गई थी। दिन ढल चुका था। इंदिरा गांधी के घर में कुछ ही सालों के अंतराल में एक बार फिर चीखें सुनाई दे रही थी। देश गमगीन हाल में था। अगले दिन 22 मई को देश विदेश के तमाम अखबारों की ये सुर्खियां थी।